द प्रेरीज, द ग्रासलैंड, एक्सप्लेनेशन पार्ट सेकंड। इससे पहले आपने पढ़ा था प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ा था प्रेरीज के। अब आप पढ़ोगे एनिमल लाइफ के बारे में। द प्रेरी ग्रासलैंड वर वंस फ्रॉट विद ग्रेजिंग एनिमल्स। पहले की बात है कि यहाँ पर ग्रेजिंग एनिमल्स होते थे, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रेजिंग एनिमल्स होते थे। देयर वर मिलियंस ऑफ बाइसन्स थे, मतलब बहुत भारी संख्या में बाइसन्स थे। दे आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, और अब जो है ये लगभग विलुप्त हो गए हैं। The main animals found now are dog, coyote, deer, skunk, fox, rabbit, wolf and horses। अब यहाँ पर जो मुख्य जानवर पाए जाते हैं उनमें है डॉग, कोयटे, डियर, skunk, fox, rabbit, wolf और horses। मतलब ये इतने जानवर अब पाए जाते हैं। पहले तो बहुत सारे पाए जाते थे, लेकिन अब जो है ये बाकी के सारे विलुप्त हो गए हैं। The common birds in these grassland are hawk, bustard, owls, eagles and falcons। और यहाँ के जो मुख्य है या फिर आमतौर पर पाई जाने वाली जो वो है चिड़िया हैं इस ग्रासलैंड की, उनमें है जो पक्षी हैं उनमें हॉक, बस्टर्ड, ऑल्स, ईगल्स एंड फाल्कन, इतने सारे हैं वो पाए जाते हैं। द रेप्टाइल्स सच एज रैटल स्नैक्स एंड वुल स्नैक्स आर ऑल्सो फाउंड इन प्लेंटी। और यहाँ पर जो है द रेप्टाइल्स मतलब होता है जो रेंग कर चलने वाले जानवर होते हैं, और उनमें जो है रैटल स्नैक और बुल स्नैक ये भी पाए जाते हैं। यहाँ पर प्लेंटी मतलब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये कुछ वहाँ के जो जानवर हैं। कॉयटे जो कि हमें ये डॉग की तरह दिख रहा है, और फॉक्स है। इसके बाद में ये जो है ये शंख है। अब हम पढ़ेंगे बेज ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इससे पहले आप प्लांट लाइफ पढ़ चुके और जो है एनिमल लाइफ भी पढ़ चुके। अब आप पढ़ोगे लोगों के जीवन, मतलब वहाँ के इंसान कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ोगे। द पीपल ऑफ द प्रेरीज आर बेसिकली फार्मर्स। यहाँ के लोग बेसिकली फार्मर हैं। यहाँ के लोग मतलब कह सकते हैं कि किसान हैं। दे हैव चेंज द लॉन्ग स्ट्रेच ग्रासलैंड इंटू फार्मलैंड। और यहाँ के जो लंबी जो कह सकते हैं जो बड़ा सा घास का मैदान था ना, इसे फार्मलैंड में बदल दिया, मतलब खेती में बदल दिया, खेत में बदल दिया इसे। इन एवरी फार्म देयर वर स्मॉल फार्म हाउस नोन एज होम स्टे वेयर द फार्मर्स फैमिली एंड फ्यू फार्म्स वर्कर्स स्टे। इन एवरी फार्म, हर खेत में क्या होता है, देयर आर स्मॉल फार्म हाउस, वहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल फार्म हाउस होता है जिसे होम स्टेट कहा जाता है। और यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर उनकी फैमिली होती है, और जो कुछ वर्कर होते हैं ना वो रहते हैं। द फील्ड्स आर प्लॉट विद पावरफुल मॉडर्न मशीन्स। और यहाँ के जो खेत होते हैं ना उनकी जुताई आधुनिक उपकरण के साथ में, आधुनिक मशीनों के साथ में होता है। वीट इज़ द स्टेपल क्रॉप इन द प्रेरीज। अगर बात करें कि व्हाट इज़ द स्टेपल क्रॉप इन द प्रेरीज, देन आप कहोगे वीट इज़ द स्टेपल क्रॉप ऑफ प्रेरीज। यहाँ का जो स्टेपल क्रॉप है या फिर कह सकते हैं जो मुख्य फसल है ये प्रेरीज है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल एंड इज स्टोर्ड इन बार्न्स नोन एज एलिवेटर्स। और ये जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर स्टेपल आपने कई सारी जगह पर पढ़ा होगा, स्टेपल फूड भी पढ़ा होगा। तो स्टेपल फूड अगर कहीं पर लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर इसका मतलब होता है संतुलित भोजन। और जो है हर क्षेत्र का अपना स्टेपल फूड होता है। अगर आप भारत की बात करते हो तो भारत में उत्तर प्रदेश की अगर बात करोगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोगों का मुख्य भोजन या कह सकते हैं स्टेपल फूड जो होगा वो दाल चावल रोटी सब्जी होगा। अगर यही आप जो है सी साइड में जाओगे या फिर कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहाँ के लोगों का जो है स्टेपल फूड दूसरा होगा। वहाँ के लोगों का स्टेपल फूड या संतुलित जो आहार होगा वो मछली चावल होगा। और यहाँ पर ये तो हो गया वो संतुलित आहार। स्टेपल मतलब अगर फूड की बात आए, फूड के साथ में स्टेपल यूज हुआ, स्टेपल वर्ड, तो वहाँ पर संतुलित हो जाएगा इसका मतलब। और यहाँ पर अगर स्टेपल क्रॉप है तो यहाँ पर स्टेपल का मतलब होगा मुख्य। तो वेट इज़ द स्टेपल क्रॉप इन द प्रेरीज। स्टेपल क्रॉप जो है अगर प्रेरीज की बात करें, प्रेरीज यहाँ की मुख्य फसल जो है वो गेहूँ है प्रेरीज की। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, ये बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। एंड इज स्टोर्ड इन द बार्न्स, और इसे एक उसमें बार्न्स में स्टोर किया जाता है जिसे एलिवेटर कहा जाता है। और ये इमेज है एलिवेटर की। वेट एलिवेटर्स, ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वीट इज़ एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो है कि यहाँ पर अब बहुत भारी मात्रा में उगाया जाता है, तो कह सकते हैं उत्पादन होता है, तो इसका मतलब इसका निर्यात भी होगा। मतलब ये जो एक्सपोर्ट किया जाता है या द
ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वेट इज एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अन्य देशों में, मतलब एक देश से यहाँ से जो है बहुत जगह पर एक्सपोर्ट किया जाता है गेहूँ को। द अदर क्रॉप्स आर रे, बार्ले, ओट्स, फ्लैक्स एंड न्यूट्रियस ग्रासेस सच एज अल्फा अल्फा। और यहाँ के जो अदर क्रॉप्स हैं, कह सकते हैं अन्य जो फसलें हैं, उनमें है राई, जौ, ओट्स, फ्लैक्स। फ्लैक्स मीन्स होता है सन, जिनसे रस्सी बनती है ना वो। एंड न्यूट्रियस ग्रासेस, और न्यूट्रियस ग्रासेस भी यहाँ पर उगाई जाती हैं, जिनमें न्यूट्रियस ग्रासेस में एक ग्रास का नाम है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा इज ए नॉरिशिंग फॉडर फॉर कैटल। कैटल्स के लिए एक नॉरिशिंग फॉडर के रूप में यूज होता है ये अल्फा अल्फा। फॉडर मीन्स होता है चारा। द साउथर्न प्रेरीज आर द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज ऑफ द यूएसए। अगर बात करें कि व्हाट इज़ द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज ऑफ यूएसए, तो साउथर्न प्रेरीज आर द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज ऑफ द यूएसए। जो साउथर्न प्रेरीज है, यहाँ पर कॉटन को ग्रो किया जाता है, मतलब कह सकते हैं कपास की खेती होती है। द वेस्टर्न प्रेरीज आर हिली, जबकि पश्चिमी जो प्रेरीज है ये हिली है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। द सॉयल हियर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू ग्रो क्रॉप्स, और यहाँ की जो मिट्टी है ना ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। कैटल रियरिंग इज़ द मेन प्रोफेशन ऑफ द पीपल हियर। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो पशुओं को पालना होता है। द कैटल हियर ग्रेज इन द ओपन ग्रासलैंड्स कॉल्ड रेंचेज। और यहाँ पर जो कैटल्स होते हैं, पशु होते हैं ना, वो खुले मैदान में चरते हैं, जिन्हें जिन्हें कहा जाता है रेंचेज कहा जाता है। ईच रेंच हैज ए स्पेशल प्लेस वेयर कैटल आर डिप्ड इन डिसइंफेक्टेंट्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिजीजेज। और यहाँ पर जितने भी रेंच हैं, जितने भी घास के मैदान हैं, और वहाँ पर एक विशेष स्थान होता है जहाँ पर क्या करते हैं, जो पशु होते हैं ना वो वहाँ पर डुबकी लगाते हैं। और उसमें लगाने के बाद में, मतलब जो ये कह सकते हैं कि डुबकी मतलब कुछ ऐसे वहाँ पर कह सकते हैं कि इन्फेक्शन से बचने के लिए दवाइयाँ मिलाई गई होंगी, जिनसे क्या कि उनमें ऐसे डुबकी लगाने से जो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस होते हैं ना पशुओं को, वो उनसे बच जाते हैं। और ये हर रेंज के पास में होता है। दिस प्लेस इज़ नोन एज वेट्स, और इस स्थान को वेट्स कहते हैं। मॉडर्न मशीन्स आर यूज फॉर मिल्किंग एंड स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। जो मॉडर्न मशीन्स मतलब आधुनिक उपकरण, आधुनिक मशीनें जो हैं आर यूज फॉर मिल्किंग, मतलब दूध निकालने के लिए प्रयोग होता है। और इसके साथ ही साथ जो स्लॉटरिंग मीन्स होता है कि जो पशु होते हैं ना, उन्हें जो खाने के उद्देश्य से जो उनकी कटाई होती है ना, उसकी मारना और उनकी कटाई करना, उसे स्लॉटरिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पर आधुनिक उपकरणों, आधुनिक मशीनों के द्वारा होता है। There are many large slaughterhouses in Chicago where meat is processed and it is sent out of the country to the markets of Europe. देर आर मैनी लार्ज स्लॉटर हाउसेज, बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस हैं शिकागो में, और जहाँ पर जो मीट मतलब कह सकते हैं मीट इज़ प्रोसेस्ड मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि मांस, वो जानवरों को मारना और उनका खाने के लिए मतलब जो पार्ट्स होते हैं निकालना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और इसे जो है यूरोप के जो देश हैं ना यहाँ पर भेजे जाते हैं। द पीपल ऑफ द प्रेरीज लिव ए लग्जीरियस लाइफ। यहाँ के लोग जो हैं ये वैभवशाली जीवन जीते हैं। दे हैव देयर कार्स, एयर कंडीशनड हाउसेस एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनके पास में जो इनके खुद की कार होती है, मतलब किसान भी इतने धनवान होते हैं, इतने रिच होते हैं कि उनके पास उनकी खुद की कार होती है। इसके साथ ही साथ एयर कंडीशंस हाउस होते हैं, मतलब कह सकते हैं घर में एसी भी होती है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना आधुनिक, वो सारी चीज़ें हैं, मतलब सारी फैसिलिटीज़ इनके पास में होती है। बट ऑल दिस फैसिलिटीज़ हैव बीन अर्न थ्रू देयर वेरी हार्ड एफर्ट्स। और लेकिन ये सारी चीज़ें जो सुविधाएं हैं इन सबको मिली है, इन सब के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कह सकते हैं बहुत मेहनत करने के बाद में इन सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें मिली हैं। मतलब किसान ही है लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं। पीपल ऑफ द प्रेरीज डू वेरी हार्ड वर्क। जो लोग हैं प्रेरीज के लोग हैं बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। दे फेस सेवरल डिफिकल्टीज पर्टिकुलरली इन विंटर ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट। दे फेस सेवरल
डिफ़िकल्टीज पार्टिकुलरली इन विंटर, मतलब उन्हें बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और विशेष तौर से ठंडी में ना इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दे हैव रियली चेंज द ग्रास लैंड इंटू लार्ज फार्म लैंड। इन्होंने सच में जो है ये वास्तव में जो बहुत बड़े से ग्रास लैंड थे, इसे फार्म लैंड में इन्होंने चेंज कर दिया है। कैटल ग्रेजिंग इन द प्रेरीज, ये कुछ कैटल्स हैं जो यहाँ पर चल रही हैं। और इसके बाद मॉडर्न हाउस इन प्रेरीज, और वहाँ के जो घर हैं उनकी ये इमेज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। द प्रेरीज आर वाटर्ड बाय द मिसोरी एंड द मिसिसिपी रिवर्स। प्रेरीज के दो मुख्य नदियों की बात करें तो मिसोरी और मिसिसिपी है। द प्रेरीज आर नोन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। अगर प्रेरीज की लोकेशन पूछे तो ये मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका होगा। द प्रेरीज एक्सपीरियंस हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे टिक द करेक्ट में। द वर्ड प्रेरीज लिटरली मीन्स मीडो और ग्रासलैंड। द प्रेरीज आर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द ओशंस। ये ओशन से दूर हैं। द प्रेरीज वर वंस वेल नोन फॉर देयर टॉल ग्रासेस, मतलब बहुत पहले ये इन्हें अपनी लंबी घासों के लिए जाना जाता था, प्रेरीज को। इसके बाद में क्वेश्चन जो है, ये तो क्वेश्चन हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय द क्लाइमेट, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज, ये सारे क्वेश्चन ये तो आप कर ही लोगे। इसके बाद में होगा मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में इसे कहा जाता है प्रेरीज। इसके बाद में अफ्रीका में वेल्स कहा जाता है। एशिया में स्टीपीज कहा जाता है। साउथ अमेरिका में पेम्पास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे ही डाउन्स कहा जाता है। तो ये मैचिंग हो गई। ट्रू फॉल्स, द प्रेरीज आर कवर्ड विद टॉल ग्रासेस, येस। द प्रेरीज आर लोकेटेड नियर द ओशंस, ये रॉन्ग है। द वेस्टर्न प्रेरीज आर हिली, यस ये भी सही है। द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका वर वंस नोटेड फॉर बाइसन्स, यस बहुत पहले यहाँ पर बाइसन्स होते थे। एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मीट एंड मिल्क, ये भी सही है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।